नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2023 में एक मिनट भी व्यर्थ नहीं करना चाहते। चुनाव से पहले जो बचा समय है उसका भरपूर सदुपयोग करने के लिए शिवराज तरोताज़ा होकर जुट गए हैं। शिरडी और नासिक से आशीर्वाद लेकर लौटे शिवराज ने अब मंत्रियों और अधिकारियों को काम में जुट जाने को कहा है। चुनाव की आचार संहिता बम उसके 9 महीने का वक्त बचा है और इसके पहले सारे काम निपटाना जरूरी है। खासकर जनता के लिए जो हितग्राही योजनाएं चालू की गई है उनका लाभ जनता तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और कागज़ पर योजनाओं का कोई महत्व नहीं है तब तक वह जनता को फ़ायदा ना दें। शिवराज इस बात को बखूबी जानते हैं और दूसरी तरफ उन्हें बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों की भी फिक्र है। इसलिए हर विभाग के बारीक से बारीक पहलू को शिवराज खंगाल रहे हैं। कोई कमी ना रह जाए इस बात की भरकस कोशिश उन्होंने की है और अगले बजट पर भी उनकी नज़र है। इन बैठकों के बाद शिवराज क्या कोई बड़ा परिवर्तन करेंगे और संगठन में जिस परिवर्तन की बात की जा रही है क्या वह अभी होगा, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 10 माह से भी कम का समय बचा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी टीम जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। सोमवार दोपहर छुट्टी से लौटते ही सीएम शिवराज ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक में भोपाल में उपस्थित विभागों के अधिकारी, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव शामिल हुए। वही मंत्रियों समेत संभागीय आयुक्त, आईजी, कलेक्टर और एसपी इस बैठक में वर्चुअल रूप से जुड़े। इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर बात हुई। बैठक से पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि सीएम की बैठक में नए साल के विकास कार्यों की योजना पर चर्चा होगी। आज बैठक हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी सभी सम्मानित मंत्रीगणों के साथ में बैठने वाले हैं और नए साल का रोड मैप, प्लान, विकास का, जन सेवा का और माननीय मुख्यमंत्री ने का जो अभियान चला था उसके हितग्राहियों को जो 86 लाख थे उनको हितग्राहियों को जो पत्र हैं उनके वो सभी देने के बारे में विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी बात करें। मुख्यमंत्री के नए वर्ष में पहली बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश सिंह बुंदेला ने कहा है कि भाजपा के 3 काम, भोजन, बैठक और विश्राम। उन्होंने कहा कि बैठकें 2018 में भी होती थी लेकिन नतीजा शून्य रहा। 2023 में कमलनाथ ही सीएम बनेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। 3 काम, भोजन, बैठक और विश्राम। ये संगठन की बैठक, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, ये कोई नया है क्या? ये 2018 में भी था। 2018 में भी इनका संगठन गड़े चलो बड़े चलो। क्या हुआ? कमलनाथ जी के आने पर इनके पूरा संगठन, इनका पूरा कैडर, इनकी पूरी पार्टी तहस हो गई थी और सरकार बनी थी आदरणीय कमलनाथ जी की। ये अलग बात है कि जनतंत्र की लूट करके सरकार लूटी है, उन्होंने अपनी सरकार बनाई। आप देखेंगे 2023 शुरू हो चुका है। हमारे भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं और वो ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कितनी भी बैठकें कर लें, कितना भी संगठन कर लें, आप देखें कि तंबू बंबू सब उखड़ जाएंगे 2023 के चुनाव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। उनका फोकस केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा है। योजनाओं की प्रभावशीलता ही वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की वेतरणी पार लगाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों और मंत्रियों को इन योजनाओं पर फोकस करने को कह रहे हैं। आने वाले समय में भाजपा विकास यात्राएं निकालने वाली है। इस दौरान लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विकास यात्राओं के माध्यम से भाजपा जनमानस के बीच अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है नए साल में आपका अनादि टीवी पर शर्मा जी। और मुख्यमंत्री भी नए साल की छुट्टियां मनाकर लौट आए हैं और जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं मैराथन बैठकों का दौर जारी है क्योंकि वक्त अब कम है, 8-9 महीने और राजनीति के हिसाब से वक्त ज़्यादा नहीं होता है।
तो क्या कुछ वो होना चाहिए? अब हितग्राही योजना अपनी जगह है, कानून व्यवस्था अपनी जगह है, लाडली लक्ष्मी, तमाम सारी योजनाएं, अब किस मोड में सरकार को जाना चाहिए और किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि जो पिछले दिनों से जो उन्होंने भूली बिसरा दी होंगी? देखिए, सरकार को सलाह देने जैसी स्थिति में हम सब लोग नहीं है, क्योंकि मीडिया नहीं, की सलाह नहीं, हम तो आपस में चर्चा। नहीं, मैं यूं कह सरकार जो है वो मीडिया की बातें कहाँ मानती है, और यदि मीडिया की बात मानते तो मीडिया से मुलाकात का भी दौर होता, तो वो मुलाकातों में तो संकट है। तो ऐसी स्थिति में मीडिया क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये उनकी समझ में तो नहीं आएगा नहीं। और यदि चैनल डिस्कस के आधार पर ये लोग निर्णय लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इतने कोई सहृदयी और दयालु हैं। फिर भी आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, क्योंकि आने वाला समय जो है वो 3-4 बातों पर केंद्रित रहेगा। पहला, राजनीति अवधारणा का खेल। हम सब लोग आपस में चर्चा करते समय ये बात प्राय कहते हैं कि राजनीति एक ऐसी अवधारणा का खेल है कि जिसके बारे में जनता के मन में जो चीज बैठ गई उसको आप 8-10 महीने में नहीं निकाल सकते। लेकिन आपके द्वारा किया गया एक काम भी सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन ला देता है। बिल्कुल। आपको याद होगा 2018 में जब कमलनाथ जी आए थे तो उन्होंने 2 बातें कही, क्योंकि एक तो फ्रेश चेहरा था और एक बड़ी बात उनकी ये थी कि उनके बारे में ये धारणा थी आम जनता के बीच में कि वो अच्छा मंत्रिमंडल चलाते हैं, मंत्री अच्छे मंत्री के रूप में विभाग चला रहे हैं। देश विदेश में उनकी ख्याति है, डंकल प्रस्ताव से लगाकर आगे तक की उनके बारे में जो है ख्याति थी, तो एक बड़ा रेपुटेशन थी उनकी। और उसमें सोने में सुहागे वाला काम जो है वो कर दिया उन्होंने, किसान कर्ज माफी वाला। अब वो आजमाया हुआ चेहरा है अब, इसलिए उनके द्वारा जो किए गए काम है वो जनता के बीच में अवधारणा है। जो एक फ्रेश चेहरे की अवधारणा होती है वो अवधारणा खंडित हो चुकी है। और इसी प्रकार से शिवराज सिंह जी यदि सामने हैं तो उसमें लंबे समय से मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने क्या आउटपुट दिया है वो एक उसके प्रति बनी हुई अवधारणा है। और उसी अवधारणा के कारण जो है शिवराज जी या अन्य जो लोग हैं वो हितग्राहियों की बात करते हैं कि हमने तो इतना लाभ दिया लोगों को, हमने तो इतने हितग्राहियों को लाभान्वित किया है, तो वो हितग्राहियों की बात करते हैं और ये कहते हैं कि भैया आपको लाभ दिया है तो आप बताइए हम सच्चे हैं कि नहीं है, और यदि हैं तो आप पूर्व की बात ही वोट देते रहिए। कांग्रेस को ये इस तरह से हितग्राहियों के पास जाकर के कहने जैसी स्थिति क्या है क्या नहीं, वो तो कांग्रेस के लोग बताएंगे। मान लो वो जाकर के ये कह देंगे कि भाई हमारा तो किसान कर्ज माफी का मामला था और विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी ने कह दिया अब तो यहाँ भाई कर्ज माफी हुई है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के समय 1 लाइन बुलवाई थी दबाव डाल करके, आपने देखा होगा, आप बताइए कर्ज माफी हुई थी कि नहीं, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ हुई थी और उसको ही उन्होंने भुनाने जैसी बातें कर ली। तो कुल मिलाकर के ये है कि 2 लाख वाले कर्ज माफी तो हुई नहीं, पर नीचे की कर्ज माफी जो हुई है या एनपीए का मामला जो हुआ है उस सारे मामले को लेकर के कांग्रेस भुनाने की कोशिश करेगी। और मैं फिर अपनी बात को यहाँ रोक रहा हूँ कह करके कि जो अवधारणा कांग्रेस के प्रति और भाजपा के प्रति और कमलनाथ जी के प्रति और शिवराज जी के प्रति जो अवधारणा जनता के बीच में रहेगी वो 2023 का निर्धारण करेगी। एक बात और इसके साथ जोड़ी जा सकती है और वो ये है कि यदि हम ये देख लें कि आने वाला जो समय है 8 महीने 10 महीने वाला, वो उस 10 महीने में कितने आरोप और उनकी प्रामाणिकता, ये चीजें हमारे लिए और कहीं कहीं विश्लेषण में जोड़ने वाली हैं और मुझे लगता है यही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती। जी, तो ब्रजेश जी, अवधारणा की तो बात है, हम देख रहे थे कि इस प्रकार की बैठकें भले ना हुई हो, लेकिन जो इंडिविजुअल विभागों की समीक्षा हो या किसी जिले के बारे में बातचीत करना हो या किसी विभाग के बारे में, उसकी समीक्षाओं का दौर हमने देखा लगातार चल रहा था, चाहे वो गृह विभाग हो या तमाम सारे, कई सारे अफसर इस दौरान हटाए भी गए, कुछ मंच से हटाए गए, कुछ बैठक के दौरान हटाए गए। और अब जो पूरे मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ बैठक है तो निश्चित तौर पर 2023 का एक रोड मैप, वो रोड मैप में क्या क्या चीज़ें वो हो सकती है उस तर्कस में तीर, जो शर्मा जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जिन मुद्दों के साथ जाएगी तो जिसकी काट बीजेपी को तलाशनी होगी, या वो मुद्दे जिससे वो बता सके कि देखिए हमने आपके लिए किया है। तो क्योंकि हम देखें कि अगर पीएम जो राशन की योजना है वो 1 साल और बढ़ा दी गई, 2023 तक एक्सटेंशन कर दिया गया है, मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों को उसका लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास की बात हो या दूसरी और तमाम सारी योजनाएं हैं। देखिए मनोज जी, 18 साल के कार्यकाल को लेकर जाने वाली है बीजेपी सरकार जनता के बीच में, और वो 15 माह के कार्यकाल। निश्चित तौर पर जो शर्मा जी कह रहे हैं कि आप एक तरह से कमलनाथ जी पहले कोरा कागज़ थे, 15 माह में देखा जो उनके बारे में धारणा थी लोगों की कि बहुत अच्छा उन्होंने देश विदेश में काम किया है, केंद्रीय मंत्री के रूप में बड़े नेता हैं, बहुत कुछ कर लेंगे मध्य प्रदेश में, तो बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। 15 माह में देख लिया जनता ने कि कमलनाथ जी ने क्या किया और क्या कर सकते थे वो और क्या नहीं कर पाए।
रही बात कि जो भी कांग्रेस भी जाएगी, किस मुद्दों के लिए जाएगी, निश्चित तौर पर वो कर्ज माफी के जो उपचुनाव में भी हमने देखा गए थे वो, लेकिन वो 10 दिन का वादा, वो आप 100 यूनिट वाली जो मुख्य मुद्दे थे, बेरोजगारी भत्ता जो नहीं हो सके, जिनकी शुरुआत भी नहीं हो सकी बहुत सारे मुद्दों की, और बहुत सारे जो वादे किए गए थे उनको शुरुआत भी नहीं हुई। 15 माह में यदि आपने शुरुआत की थी, कर्ज माफी की थी, यदि वो कहलवा भी लिया, तो अब सबसे बड़ी बात है भरोसे की। तुलना किसकी होगी? शिवराज बनाम कमलनाथ की। तो किस पर जनता ज़्यादा भरोसा करेगी, किसकी बातों पे भरोसा करती है जनता, ये दोनों के बीच में तुलना होगी। तो दोनों को लेकर जब जाएंगे, काम को लेकर जाएंगे, मंत्रिमंडल की बैठक के पीछे भी यही उद्देश्य है कि यदि कोई नाराजगी है, कुछ कमियां हैं काम में, तो समय रहते अभी आप दूर कर सकते हैं उनको। जो कुछ आपने प्रमुख वादे किए हों और आप कम सक्रिय हैं तो सक्रियता बढ़ा सकते हैं अपने क्षेत्र के अलावा बाकी की जगह। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी अपनी सक्रियता बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, वो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो पोस्टर लगा रही हो, चाहे राहुल गांधी कह रहे हो कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का सफाया होने वाला है, तो एक माहौल बनाने की ये कोशिश है। और अब तो अरविंद केजरीवाल स्टाइल में कह भी रहे हैं, लिख कर ले लो। हाँ, लिख कर ले लो, गारंटी दे रहे हैं वो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस में वैसी परिस्थितियां नहीं है कि अब कमलनाथ भावी सीएम हो गए तो क्या बाकी के लोगों की जो इच्छा होगी सीएम बनने की या आगे बढ़ने की, वो इच्छा क्या खत्म हो गई होगी, मर गई होगी? निश्चित तौर पर नहीं। तो वो भी कहीं एक वजह है। रही बात शिवराज जी को क्या करना चाहिए, बीजेपी को क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये तो बेहतर सरकार भी जानती है कि उसकी कमियां क्या है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, और उस दिशा में हम उनको बढ़ते भी देख रहे हैं। मनोज जी, यदि सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो जो एक मुख्य मुद्दा जो बीजेपी के खिलाफ बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, उस मुद्दे की, उसकी धार को बोथरा करने की कोशिश हो रही है कि लगातार यदि किसान को 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो यदि वो किसी से प्रताड़ित है तो क्या चीज़ है, कौन उसको अधिकारी कर्मचारी प्रताड़ित कर रहे हैं, और किसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी उठ रही है, तो उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। रहेंगे तो काम वही कि आपने क्या किया और आप क्या करने वाले हो। और जो इन 8 माह में हम देखेंगे कि लगातार जो बात आज नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कही है कि कहाँ कहाँ शिलान्यास किए जा सकते हैं, कहाँ का कौन कौन से काम हम इन महीनों में पूरा कर सकते हैं और किन की शुरुआत कर सकते हैं जिसका लाभ हमें चुनाव में मिल सके। और मंत्रियों से भी उनका फीडबैक जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे क्या वजह है, क्या कमियां हैं, तालमेल का अभाव है, किसी से एक दूसरे से शिकवा शिकायत है, यदि एक दूसरे से विभाग में तालमेल नहीं बैठ रहा है तो उसको कैसे दूर किया जा सके। तो इन सब रणनीति के लिए इस तरह की बैठकें बुलाई गई हैं कि कांग्रेस के हमले क्या हो सकते हैं, उनसे हम जवाब किस रूप में देंगे और क्या वजह है, कहाँ हम पलड़ा हमारा भारी है, कहाँ वो कमज़ोर हैं। तो एक दूसरे की कमजोरियाँ जिस तरह से हम देखते हैं राजनीतिक दल में चुनावी साल में सारे बंधन तोड़कर, अभी तक तो हम कह सकते हैं कि बीच में मिली जुली चलती रहती है कि आपके भी काम हो जाएं, सदन में भी मिली एकजुट वो दिख जाती है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के फेवर में चले जाते हैं या उतनी खिलाफत नहीं करते। लेकिन ये साल है, यहाँ कोई मान मर्यादा नहीं रहेगी मनोज जी, उससे बाहर जाकर आप पर हमले होंगे तो उनका तोड़ निकालने का भी मुझे लगता है कि कोशिश करेगी बीजेपी, और ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अब 2 सत्र ही होना इस साल में, एक बजट सत्र होगा और दूसरा एक जो है मानसून सत्र होगा। निश्चित तो शायद विपक्ष के पास भी ज़्यादा मौके होंगे नहीं सदन के अंदर के लिए, बाहर तो बहुत सारा समय उनके पास। लेकिन बाहर हमको लगता नहीं है ना कि विपक्ष जिस तरह से उसको बाहर शक्ति दिखानी चाहिए थी ना, वो सदन के अंदर वैसे दिखा पाया। अविश्वास प्रस्ताव में देख लीजिए, जो मौका था, वो माहौल जो बनाने की आज पोस्टर से कर रहे हैं, वो माहौल वो सदन के अंदर से बनाना शुरू कर सकते थे, वैसे सरकार पे हमले कर सकते थे और उन मुद्दों को और धार देने के लिए फिर पब्लिक के बीच में जा सकते थे। लेकिन वैसा आपको कहीं दिखा नहीं। अब ये 8 माह उनके लिए भी हैं कि वो किस तरह से मुद्दों को, जमीनी हकीकत से वाकिफ होकर जनता के मुद्दों को उठाएंगे, या सिर्फ जुबानी जमा खर्च करेंगे, ट्विटर पे करेंगे, पोस्टर पे करेंगे, या जनता के बीच में जाएंगे। ये उनके लिए भी है, क्योंकि एक पक्ष है जो जनता के बीच में जा रहा है और लगातार जाने के प्रयास कर रहा है, और दूसरे लोगों को भी, चाहे मंत्रिमंडल के सदस्य हों, संगठन के लोग हों, चाहे आपके विधायक हों, उनको भेजने की कोशिश करके लगातार कनेक्टिविटी बनी रहे और उसमें तेजी लाए। शर्मा जी, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि लाभार्थी एक बड़ा वोट बैंक बन के उभरा। उत्तर प्रदेश में हमने देखा या गुजरात में देखा, लेकिन हमने हिमाचल में भी देखा है कि अगर आपके पार्टी में असंतोष है, सही चेहरों पे आपने दाव नहीं लगाया, तो सुशासन विकास अपनी जगह है और ये जातिगत फैक्टर है या नाराज़गी अपनी जगह। तो जाहिर सी बात है, एक सिरा तो गया प्रशासन का, सरकार का, कि क्या कहाँ गड़बड़ियाँ उनको रोक सकते हैं, कहाँ ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। दूसरे मोर्चे पर भी काम करना होगा कि संगठन में भी सब कुछ दुरुस्त रहे, कि जब टिकट वितरण की बात आए तो जिनके टिकट कट सकते हैं अभी से उनको इशारा देने की बात शुरू हो जाए, या जिनको टिकट दिया जा सकता है उनकी जगह उनको इशारा मिल जाए ताकि वो अपने क्षेत्र में सही से काम कर दे। तो शायद इन सब पर भी संगठन और सरकार मंथन कर ही रही होगी।
मनोज जी, जब टिकट कटता है तो सबसे बड़ा संकट होता है कि आप पोलिंग बूथ पर किसको बैठाओगे। बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ी बात है। भाजपा ने जो त्रिदेव वाला फार्मूला चलाया है वो इसी की काट है कि आपको टिकट नहीं मिला तो आप अपने जो पोलिंग बूथ पर बैठने वाले लोग जो आपने तैयार किए थे उनको खींच लेोगे आप और सामने वाले को हराने की पोजीशन में आ जाओगे। अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनको आई कार्ड, कोई राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ता को आई कार्ड नहीं देती, लेकिन केवल त्रिदेव को आई कार्ड जारी हुए हैं जो भाजपा के अधिकृत कार्यकर्ता है, वो किसी नेता के कार्यकर्ता नहीं है। तो ये एक संदेश जो है यदि ये फलीभूत हो जाता है तो इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, तो एंटी इनकम्बेंसी को रोका जा सकता है। दूसरा मैं ये इसका फायदा हमने गुजरात में भी देखा, लगभग इसी फार्मूले पे जो CR पाटिल थे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने लगभग यही कॉन्सेप्ट अपनाया था और बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट और बम्पर जीत मिली। अब दूसरी बात क्या आती है, राजनीति में होता है एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा फैक्टर। अब एंटी इनकम्बेंसी जो है वो 3 प्रकार से मेरे जैसा व्यक्ति जो सामान्य ज्ञान रखता है वो 3 प्रकार से देखता है। पहला, राजनीतिक पार्टी के नाम से ही एंटी इनकम्बेंसी हो जाए। बिल्कुल, जैसे कांग्रेस है, अब कांग्रेस का नेतृत्व कौन है, उस नेतृत्व को देख करके ही एंटी इनकम्बेंसी हो जाती। बहुत लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं यार इनको वोट देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मान लो जैसे कमलनाथ जी हैं, तो कमलनाथ जी को वोट देख करके वोट देने वालों की संख्या मान लो बढ़ गई थी पिछली बार। तो ऐसा नेतृत्व और स्थानीय नेता, तब यहाँ क्या, और एक एंटी इनकम्बेंसी होती गवर्नमेंट के बारे में कि भाई सरकार ने काम ठीक नहीं किया इसलिए हमें सरकार बदलना है या सरकार को रखना है, पक्ष और एंटी इनकम्बेंसी दोनों होती है ना। तीसरा होता है विधायक के बारे में। मुझे क्या लगता है कि सरकार बड़ी चतुराई से अपनी एंटी इनकम्बेंसी विधायक के मत्थे पर डाल रही है। आप गौर देखिए, इसका मतलब यह है कि सरकार के प्रति किसी भी प्रकार की नाराजगी परिलक्षित नहीं होगी, जो नाराजगी है वो स्थानीय स्तर पर विधायक से है। लेकिन ये हमने 18 में देखा। अगर कांग्रेस की भी हम बात करें कि सुरेश पचौरी हो, अजय सिंह हो, सुरेंद्र चौधरी हो, रामनिवास रावत हो, ऐसे तमाम बड़े चेहरे हार गए थे उनके भी। अब अगली बात देखिए आप, मेरी बहुत बारीकी से मैं आपके सामने कह रहा हूं। संगठन की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो केवल कार्यकर्ता की नाराजगी की होती है, सरकार की एक्टिविटीज की उससे कोई लेना देना नहीं। तो यहां निरंतर बैठ के करके कार्यकर्ता के बीच बड़े पदाधिकारी और जो राष्ट्रीय सह और ये जो आए हुए हैं सब लोग, बाकी के वरिष्ठ नेतागण, ये लोग जाकर के कार्यकर्ता की पीठ पर हाथ रख रहे हैं। और भाजपा का कार्यकर्ता, मैं दावे से कह सकता हूं कि पीठ पर हाथ रखने से ही मान जाता है। ये तो हो गया भाजपा का पक्ष। अब कांग्रेस के पक्ष को यदि हम देखते हैं तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। राजनीति में बहुत बड़ी बात है कि किसी भी व्यक्ति को भावी मुख्यमंत्री को वेटिंग तो होता, हमने सुना है पीएम वेटिंग और ये वो, लेकिन आपने घोषित कर दिया, दावेदार की जगह भावी मुख्यमंत्री हो गए, भावी मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट पॉलिटिक्स में आया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा कि भावी मुख्यमंत्री है। ये तो हो ही गए हैं, हमने तो घोषित ही कर दी। मतदाता क्या जरूरत है जब आपने घोषित कर दी तो, लेकिन एक बड़ा कंसेप्ट लेके आए ताकि इसमें जनता को में एक बड़ा संदेश जाए और लोगों के दिमाग में ये आना चाहे यार बड़े बहुत लोग तो इन्हीं को भावी। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये एक अंतर हमने देखा था, इसी से जुड़ी हुई चीज़ है कि पहले कमलनाथ कहते हैं जब यात्रा निकल जाती है राजस्थान से दिल्ली की ओर कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, यानी विपक्ष के जिस लोगों को उनके पीछे आना आ जाए। और उसके बाद कमलनाथ के समर्थक कह देते कि ये तो भावी मुख्यमंत्री हैं। तो दोनों अपनी अपनी, जो आप हमें हाजी कहो हम आपको काजी कहें टाइप का हिसाब किताब चल रहा है। नहीं, ये होता ही है राजनीति में, अपने कुछ लोगों के माध्यम से वो बातें बुलवाई जाती हैं जो बातें मोटे तौर पर हम प्रचारित कराना चाहते हैं। इसमें तो कोई इधर उधर की बात नहीं। पर मैं जो कह रहा था वो ये है कि इसका मतलब ये हो गया राहुल गांधी जी की यात्रा हो और यात्रा के आखिरी दिन उन्हें हिंदुत्व पर शास्त्रार्थ के लिए उनके ओर से चुनौती देना। अब राहुल गांधी जी का हिंदुत्व पर कोई बहुत बड़ा अधिकार तो है नहीं, वो संत और वो तो नहीं है, वो तो एक प्रकार से राजनेता है। यदि राजनीतिक शास्त्र पर शास्त्रार्थ की बात की जाती तो राहुल गांधी जी थोड़ी देर ठहर सकते थे, लेकिन हिंदुत्व जैसे धार्मिक विषय पर उनको वो भी संघ वालों से कहा जाए जो दिन भर यही काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने राहुल गांधी जी के बारे में एक स्टेटस तय कर दिया, राहुल गांधी जी के बारे में आपने ये तय कर दिया कि उनके बारे में मेरी धारणा ये है। दूसरी बात आती है कि आपने विधानसभा के अंदर अपने ही पार्टी और अपने ही नेता के साथ न खड़े होकर के दो संदेश दिए। एक संदेश पर हम लोगों ने खूब खुल करके चर्चा कर ली है
और वो ये कहा है कि वो किसी भी दूसरे नेता को उभरते हुए नहीं देखना चाहते। ये सब लोगों ने एक अवधारणा गोविंद सिंह को ये हमने चर्चा कर ली। मैं पर आज दूसरी बात कहना चाहता जी। हूं, मुझे ये जो आकलन किया है, मेरा आकलन हो सकता है, मेरा आकलन हो और लोग उससे सहमत नहीं हो, मैं उसकी भी नहीं कह रहा हूं। मैं अपने आकलन की दृष्टि से ये बता सकता हूं या कह सकता हूं कि श्री कमलनाथ जी राजनीतिक स्पीच में तथ्यात्मक बहस नहीं कर सकते। वो एविडेंस के साथ बात करके सामने वाले, क्योंकि मैंने अर्जुन सिंह जी को देखा है, मैंने मोतीलाल बोरा जी, श्यामाचरण शुक्ल जी को देखा है, सुंदरलाल पटवा जी को देखा है, कैलाश जोशी जी को देखा है, मैंने विक्रम जी और नीचे तक भी आकर के, मैं सेजवार जी तक भी, सेजवार जी थोड़ा सा कम थे लेकिन फिर भी सेजवार जी भी बहुत तार्किक बातें करते। इन लोगों के स्पीचेज में एक बड़ा दम होता था, वो आरोप लगाने के साथ उसको तथ्यात्मक रूप से प्रमाणित करते थे और आरोप पत्र के साथ वो तथ्य भी लगाते थे। लेकिन तथ्य लगाना एक बात है, लेकिन तथ्य को सदन के रिकॉर्ड में लाते थे। आज इन्होंने स्पीच में किसी ने भी रिकॉर्ड में और कोई तथ्य नहीं लेकर के आए, एक बात। तो दूसरी बात यह कि कमलनाथ जी ने केवल इसी कारण, मेरा मानना ये केवल इसी कारण सदन में भाषण नहीं दिया कि वो जो है जुमले उछाल करके पॉलिटिक्स करने के आदी है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब उमा जी की संकल्प यात्रा निकली थी तो उन्होंने फोन करके कहा था कि आप मेरे चुनाव क्षेत्र से कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं यात्रा कैसे निकलती है, और अंडा युक्त केक का किस्सा उड़ाया। ये केवल बिल्कुल जाम सावली वाला विवाद सबको पता है। वो सिक्का उछालना है और उस सिक्के से प्रामाणिकता और तथ्य दोनों नहीं है। आप कमलनाथ जी के जितने भी भाषण देखिए, उस भाषण के अंदर जो जुमले आते हैं उनका कोई प्रमाण नहीं रहता, केवल वो चर्चा में आते हैं। जैसे किसी के बारे में टिप्पणी करना, जैसे मान लो अपन ये कहें कि इमरती देवी के बारे में टिप्पणी करना, या बाकी किसी के बारे में, या दिग्विजय सिंह जी के धरने के बारे में टिप्पणी करना, ये एक उछाला हुआ सिक्का है जो खनखनाता तो है लेकिन कोई तय नहीं कर सकता कि ये, लेकिन बाजार में उसकी कीमत नहीं है। तो ब्रजेश जी, विपक्ष के नाते तो आप सिक्का उछाल सकते हो, लेकिन सरकार सिक्का उछाल के तो काम नहीं कर सकती, और शायद इसीलिए ये सारी कवायद की जा रही है। निश्चित तौर पर मनोज जी कि सारी कवायदें ही इसलिए की जाती हैं कि किस तरह से आप एक तरह से माहौल बना सकें, चाहे उसमें आपको भ्रम फैलाना पड़े, चाहे इस तरह से सिक्के उछाले पड़े। क्या आप कह रहे हो कि चट भी मेरी पट भी मेरी, तो ये कोशिश होती है एक तरह से आप अपने आप को कैसे साबित करो, जो शर्मा जी ने भी कही है कि तथ्य नहीं है आपके पास। तो राजनीतिक भाषण में तो हम देखते हैं किस तरह से आरोप लग जाते हैं, चौकीदार चोर है, फिर बाद में माफी मांग ली जाती है, सूट-बूट की सरकार या तमाम सारी है, तो तमाम तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन ये उतने असरकारक नहीं होते हैं। यदि असर आपको दिखाना होगा तो आपको तथ्यों के साथ जाना पड़ेगा। या फिर देखिए, हमने देखा कि कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि जिनमें तथ्य नहीं होते लेकिन माहौल ऐसा बन जाता है। तो वही माहौल हम देख रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है। हमने देखा किस तरह से यूपीए सरकार के खिलाफ एक माहौल बना था भ्रष्टाचार को लेकर। तो माहौल बनाने की हर राजनीतिक दल कोशिश करता है, और उसी कोशिश में जिस तरह से शर्मा जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस लगी हुई है, तथ्य भले ही उसके पास ना हो, लेकिन वो एक तरह से कोशिश ये कर रही है कि सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए, उसका फायदा मिले, या ये बताने की कोशिश कर रही है कि वहाँ पे गुटबाजी बहुत है, अब हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है। देखिए, हमने तो पहली बार अपना भावी मुख्यमंत्री भी तय कर लिया कि यदि सरकार बनी तो यही बनेंगे, लेकिन उनके यहाँ कौन है? तो आप देखिए, वहाँ सिर्फ टप्पल चल रही, तो वो हर बात यही कहते हैं कि सिंधिया जी, नाराज सिंधिया, शिवराज, कैलाश विजयवर्गीय, तो एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि देखिए वहाँ गुटबाजी बहुत है, वहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत हैं, ताकि इसका फायदा मिले। भले ही जनता को गुटबाजी से कोई लेना देना नहीं है, वो राजनीतिक दल को देख रहे हैं, सरकार को देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि कौन वहाँ पे क्या है, किसकी गुटबाजी है, किसका उम्मीदवार है। वो तो सिर्फ एक पार्टी को देख रहे हैं, एक सरकार को देख रहे हैं कि जो सरकार चल रही है उसके चेहरे पर वोट कर रहे हैं। लेकिन एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है ताकि वो अपने फेवर में जाए, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार जब माहौल बनता है मनोज जी, तो कुछ वोटर ऐसे होते हैं, चाहे वो 0.5% हो, लेकिन वो फ्लोटिंग वोटर होते हैं। हाँ, फ्लोटिंग वोटर होते हैं, जिनसे बहुत कुछ बदल जाता है। और वो वोटर ये कोशिश करता है कि यार वही इनकी सरकार बन रही है तो अपना वोट क्यों खराब करो। ये भी एक धारणा होती है कुछ % वोटर की, जिसके फायदा उठाने का राजनीतिक दल कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि वही कोशिश हम कांग्रेस में भी देख रहे हैं, लेकिन वो जमीनी हकीकत क्या है, तथ्यों के साथ जनता के बीच में जाएगी, जनता की नब्ज समझेगी, उसका दर्द समझेगी, और उसके साथ मुझे लगता है उसकी आवाज बनेगी, तब जाकर कुछ फायदेमंद साबित होगी उसके लिए। वरना जिस तरह से हम देख रहे हैं पोस्टर, इससे पहले भी कह रहे थे लौट रहे हैं कमलनाथ, 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे, 28 उपचुनाव में, तो ये सिर्फ जुमलेबाजी है कि जो वो खुद कहते हैं। और जुमलों से आप सरकार नहीं चला सकते, ना सदन चला सकते हैं। बहरहाल समय की इजाजत नहीं है,
इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो निश्चित तौर पर बड़ी कसौटी सरकार की है अब, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं और काम बहुत है। और जब आप सरकार में होते हैं तो विपक्ष में रहने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप आरोप लगाइए, भाग जाइए, भले आप प्रमाण दीजिए मत दीजिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सरकार को बताना होता है कि उसने क्या किया है, क्या करने जा रही है और क्या नहीं कर पाई और क्या करने वाले थे। तो इन सारी चीज़ों पर जनता की पैनी नज़र होती है और शायद शिवराज से बेहतर नब्ज मध्य प्रदेश के लोगों की कोई और नेता हाल के दशकों में नहीं जान पाया है। तो यही कारण है कि मुख्यमंत्री जैसे नए साल की छुट्टी मना के लौटते हैं तो सबसे पहले अपने मिशन में जुड़ जाते हैं। अब इस मिशन को पूरा करने का दारोमदार उनके सेनापतियों पर भी है और उनके सिपाही सालों पर भी है। अब देखना है कि इस कसौटी पर कौन कितना खरा उतर पाता है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।